नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल। साथ ही हमारे संवाददाताओं से जानते हैं हर एक अपडेट उन खबरों से जुड़ा हुआ। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम बात, जानेंगे ताजा अपडेट अपने संवाददाताओं से, अपनी टीम से। सबसे पहले उन 3 खबरों का प्रमुख रुख करते हैं। तो सबसे पहली और प्रमुख खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे को लेकर। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा के लिए प्रधानमंत्री रवाना हो चुके हैं। और ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा किन मायनों में काफी खास रहने वाली है, बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां से रवाना होने से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर क्या कुछ कहा है इस यात्रा को लेकर, वो भी बताएंगे आपको। साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई, जहां बंगाल सरकार को इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक खत लिखा गया है। और इस खत को लेकर के कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल सरकार जो है वो इस वक्त परेशान नजर आ रही है। आखिर ऐसा क्या है इलेक्शन कमीशन के इस खत में, बताएंगे वो भी आपको विस्तार से। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर वो है हमारी डिफेंस क्षेत्र से जुड़ी हुई, जहां आपको बता दें कि अपाचे हेलीकॉप्टर अब बहुत जल्दी सेना में शामिल होगा और एक नई शक्ति सेना को मिलने जा रही है। अपाचे हेलीकॉप्टर की आखिर क्या कुछ खूबियां हैं और कैसे हमारी सेना की शक्ति को और मजबूत ये करेगा, बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 देश यूनाइटेड किंगडम और साथ ही मालदीव की यात्रा पर रवाना हो चुके हैं। इस यात्रा के पहले पड़ाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन जा रहे हैं, जहां उनकी अपने समकक्ष कीर स्टारमर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। और इस दौरान कई अहम और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री की ये यात्रा कई मायनों में बेहद खास होने वाली है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी साल 2015, 2018 और 2021 में भी ब्रिटेन की यात्रा कर चुके हैं और ये उनकी चौथी यात्रा होगी। ब्रिटेन के बाद प्रधानमंत्री मोदी मालदीव की यात्रा करेंगे, जहां वो मालदीव के स्वतंत्रता समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के साथ मुलाकात कर कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा को लेकर करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ब्रिटेन के लिए रवाना हुए वो तस्वीरें। तो सबसे पहले ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन के लिए रवाना हुए हैं। और उससे पहले ये वीडियो इस वक्त सामने आई है। तो ब्रिटेन के लिए रवाना होने से पहले ये तस्वीरें इस वक्त सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रवाना हुए ब्रिटेन के लिए और इसके साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी अपनी इस यात्रा के बारे में, मालदीव और साथ ही ब्रिटेन की ये यात्रा दरअसल 23, 24, 25, 26 तारीख की ये यात्रा होगी, जिसमें खासतौर पर शुरुआत की जो 23 और 24 तारीख ब्रिटेन में रहेंगे और उसके बाद में 25 और 26 तारीख को मालदीव की यात्रा करेंगे। इस दौरान कई अहम मुद्दों को लेकर द्विपक्षीय वार्ता भी होनी है, जिससे कहीं ना कहीं ब्रिटेन और साथ ही मालदीव के साथ जो भारत के संबंध हैं आगे आने वाले समय में और ज्यादा मजबूत होते हुए नजर आएंगे। तो ये रही तस्वीरें। और लेकिन इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन रवाना होने से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर क्या कुछ कहा है, एक नजर उस पर भी डालते हैं। तो आपको बता दें कि प्रस्थान वक्तव्य इस वक्त सामने आ चुका है, जहां 23 से 26 जुलाई तक का उनका ये यात्रा और भारत ब्रिटेन के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी मजबूत हुई है। और साथ ही उन्होंने अपने इस पोस्ट में कहा है कि ब्रिटेन के साथ व्यापार, निवेश, तकनीक, नवाचार समेत कई क्षेत्रों में संबंध है और ये संबंध और मजबूत होंगे। साथ ही आपको बता दें कि ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। आर्थिक सहयोग को और आगे बढ़ाने का भी अवसर मिलेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये इस वक्त पोस्ट सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा अपनी इस मुलाकात के बारे में और साथ ही उन्होंने जानकारी भी दी और साथ ही कहा कि राष्ट्रपति डॉक्टर मुइज्जू के निमंत्रण पर मालदीव की भी यात्रा वो करेंगे। पहले ब्रिटेन जाएंगे, पहला पड़ाव, और उसके बाद में मालदीव की यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि भारत और मालदीव के जो राजनयिक संबंध है वो सालों से हैं और व्यापक, आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी को भी इससे आगे आने वाले समय में बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा। हिंद महासागर क्षेत्र में शांति समृद्धि के लिए सहयोग को और मजबूत
किया जाएगा। पड़ोसी प्रथम नीति को आगे बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। तो कई मायनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा अपने आप में बेहद ही खास, काफी अहम है। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि अब कई मायनों में ये खास है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस ब्रिटेन यात्रा में और क्या कुछ खास होने वाला है, एक नजर उस पर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये ब्रिटेन की यात्रा चौथी यात्रा है और कई मायनों में खास है प्रधानमंत्री मोदी की ब्रिटेन की ये यात्रा, जिसमें प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के निमंत्रण पर ये यात्रा हो रही है। उन्होंने इनवाइट किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिसके बाद पीएम ब्रिटेन जा रहे हैं और पीएम स्टारमर के साथ द्विपक्षीय मुलाकात भी होगी और इस द्विपक्षीय मुलाकात में कई सारे अहम और महत्वपूर्ण समझौतों पे भी हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। इसके साथ ही रक्षा, सुरक्षा और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों पर भी बात दोनों नेताओं के बीच में होगी। इसके साथ ही नई उभरती तकनीक, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र पर भी चर्चा की उम्मीद इस दौरान है कि जब दोनों नेता मिलेंगे तो इन तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। लंदन में राज परिवार से भी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही किंग चार्ल्स तृतीय के साथ भी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जिसमें खासतौर पर अगर हम देखें तो आपसी हित और वैश्विक मुद्दों पर बात होगी, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये चौथी ब्रिटेन की यात्रा है 2025 में, क्योंकि इससे पहले प्रधानमंत्री 2015 में, 2018 में और 2021 में भी ब्रिटेन की यात्रा कर चुके हैं। तो कई मायनों में बेहद ही खास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि ब्रिटेन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव की यात्रा भी करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि यात्रा के दूसरे चरण की अगर हम बात करें तो दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मालदीव जाएंगे और वहां पर प्रधानमंत्री 25 और 26 जुलाई को मालदीव का प्रधानमंत्री का ये दौरा है, ये यात्रा है और काफी खास ये यात्रा रहने वाली है, क्योंकि इस दौरान भी कई सारे अहम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ से भी मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे और इस मुलाकात के दौरान दोनों नेता आपसी हितों के कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आपको ये भी बता दें कि मालदीव के स्वतंत्रता समारोह में भी मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होते हुए नजर आएंगे। उनकी तरफ से इनवाइट मिला था, निमंत्रण मिला था, जिसके बाद प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की ये मालदीव की तीसरी यात्रा है, जो अपने आप में काफी अहम है। और साथ ही आपको बता दें कि इसमें कई सारे महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर की उम्मीद इस वक्त है। मालदीव का एक सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार जो है वो इस वक्त भारत है और लगभग $500 मिलियन का द्विपक्षीय व्यापार भारत के साथ है। तो अपने आप में ही अगर हम देखें तो कई मायनों में ये यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेहद ही खास है ब्रिटेन और मालदीव की। ताजा अपडेट लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी आरेंद्र प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरेंद्र, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो कई मायनों में बेहद ही खास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा, लेकिन खासतौर पर अगर ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में इससे पहले 3 बार और यात्रा प्रधानमंत्री कर चुके हैं और उनकी ये चौथी यात्रा है। बिल्कुल कृतिका, शुक्रिया मुझे जोड़ने के लिए। और आपने जो बात का जिक्र किया कि ये चौथी प्रधानमंत्री की यात्रा है और भले ही ये यात्रा 24 घंटे की है, छोटे समय के लिए हो रही है, लेकिन ये बहुत सिग्निफिकेंस है और ये बहुत ऐतिहासिक होगी, हम इस बात की पूरी उम्मीद कर सकते हैं। भारत और यूके के लिहाज से अगर बात की जाए तो दोनों देश स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, रणनीतिक साझेदार है। 2022 में दोनों देशों ने आपसी सहमति से तमाम क्षेत्रों में 2030 का एक विजन डॉक्यूमेंट या रोड मैप तैयार किया था, जिसके आधार पर दोनों देशों ने यह तय किया था कैसे मिलकर तमाम क्षेत्रों में काम करना है, खासतौर से आर्थिक गतिविधियों को लेकर। उस दिशा में बहुत प्रगति हुई है और भारत और यूके के बीच में अगर बात की जाए तो दोनों देशों के बीच में $57 बिलियन से ज्यादा का द्विपक्षीय व्यापार है और तमाम क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है। तो जो 2030 का जो विजन डॉक्यूमेंट है उसमें एक विस्तार होता हुआ प्रधानमंत्री की इस यात्रा में नजर आएगा। और जो स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप है वो निश्चित तौर से सिर्फ द्विपक्षीय संबंधों तक नहीं बल्कि रीजनल और ग्लोबल जो चैलेंजेस हैं, इश्यूज हैं, उसमें कैसे आगे बढ़ा जाए, क्या समाधान निकाला जा सकता है, जो वैश्विक चुनौतियां हैं उसके लिए कैसे दोनों देश मिलकर आगे बढ़ सकते हैं, उस दिशा में बात होती हुई नजर आएगी जब प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ में मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण है, कई नए सेक्टर्स यहां पे खुलते हुए दिखाई पड़ेंगे, खासतौर से अगर बात की जाए एजुकेशन की, डिफेंस की, हेल्थ की, इसमें एक बड़ा कहीं ना कहीं एक उछाल होता हुआ दिखाई पड़ेगा। कृतिका, इसके साथ ही आरेंद्र, ब्रिटेन के बाद अगर हम देखें तो मालदीव की यात्रा भी प्रधानमंत्री करते हुए नजर आएंगे और मालदीव के साथ भारत के रिश्तों की अगर हम बात करें तो आगे आने वाले समय में किस तरीके से ये और मजबूत होंगे?
बिल्कुल, प्रधानमंत्री की ये 2 देशों की यात्रा है और प्रधानमंत्री पहले लंदन आ रहे हैं, जहाँ पे इस वक्त मेरी मौजूदगी है। उसके बाद प्रधानमंत्री मालदीव की यात्रा करेंगे और मालदीव का जो नेशनल डे सेलिब्रेशन है, वहाँ पर प्रधानमंत्री एक तरीके से मुख्य अतिथि के तौर पे शामिल हो रहे हैं। तो ये भारत के लिए, भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए और प्रधानमंत्री मोदी के वो नेतृत्व करते नजर आएंगे, बहुत सम्मान की बात है। हमने देखा है कि भारत और मालदीव के संबंधों में कई बार अक्सर कुछ उतार चढ़ाव रहे हैं, लेकिन हम उन तमाम चीज़ों से बहुत आगे बढ़कर बहुत बेहतरी से आगे बढ़ते हुए आगे नजर आ रहे हैं। और मालदीव के द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री को अपने नेशनल डे सेलिब्रेशन, जो कि उनका 60वां राष्ट्रीय दिवस होगा, उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को मुख्य अतिथि के तौर पे आमंत्रित करना, ये अपने आप में बहुत गर्व और सम्मान की बात है। तो अपने आप में दोनों देशों की इस यात्रा में अगर बात की जाए तो जहां यूके के साथ में द्विपक्षीय संबंधों पे जोर होगा, तो वैश्विक चुनौतियों के लिहाज से भी बातचीत होगी। मालदीव की भी अगर बात की जाए तो हमारे पड़ोसी पहले के साथ में जो इंडो पैसिफिक रीजन में फ्री नेविगेशन से लेकर किस प्रकार की शांति स्थिरता बनी रहे इस पूरे इलाके में, उस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हम सामुद्रिक सीमाओं के लिहाज से अगर बात करें तो बहुत कुछ हम साझा करते नजर आते हैं। कृतिका, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरिंद, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से जुड़े। और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में निर्वाचन आयोग बिहार की तरह ही मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण करवाने की योजना पश्चिम बंगाल में भी बना रहा है। इससे पहले निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल सरकार को पत्र लिखकर राज्य में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को स्वतंत्र बॉडी घोषित करने की मांग की है। इस पत्र के जरिए अभी फिलहाल की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल का सीईओ कार्यालय राज्य सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है और उसके अंतर्गत काम करता है और इस व्यवस्था के तहत ये गृह विभाग पर निर्भर रहता है। चुनाव आयोग अगले साल होने वाले चुनाव से पहले ही ये सुनिश्चित करना चाहता है कि सीईओ का जो कार्यालय है वो राज्य सरकार पर निर्भर ना रहे और इसके लिए अलग से बने विभाग के पास समर्पित बजट की भी बात इस पत्र के जरिए कही गई, जिससे कि सीईओ कार्यालय वित्तीय रूप से, फाइनेंशियली रूप से अगर हम देखें तो चुनाव कर्मियों की नियुक्ति के मामले में राज्य सरकार पर बिल्कुल भी निर्भर ना रहे। अब पश्चिम बंगाल में विपक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी पहले से ही बिहार की तर्ज पर पश्चिम बंगाल में भी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की मांग लगातार कर रही है, तो वहीं सत्ता पक्ष पुनरीक्षण प्रक्रिया के जरिए मतदाता सूची में हेराफेरी का आरोप इलेक्शन कमीशन पर लगा रहा है। करेंगे चर्चा इस पत्र को लेकर, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं इलेक्शन कमीशन का पश्चिम बंगाल को यह पत्र और इसमें क्या कुछ कहा गया है। तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से पश्चिम बंगाल सरकार को यह पत्र इस वक्त लिखा गया है, जिसमें बंगाल के मुख्य सचिव को इलेक्शन कमीशन सचिवालय का ये पत्र इस वक्त सामने है। पश्चिम बंगाल में अलग चुनाव विभाग बनाया जाए, जो कि अभी अगर हम देखें तो राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, राज्य सरकार के अंडर में ये काम करता है, लेकिन उसे अलग बनाने की मांग इस वक्त की जा रही है। उसे एक स्वतंत्र बॉडी बनाने की बात की जा रही है, राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग से वो स्वतंत्र हो जाए, चुनाव विभाग के लिए अलग से बजट का भी प्रावधान हो, ये बात भी इस पत्र के जरिए इलेक्शन कमीशन ने कही है। साथ ही इसमें कहा गया है कि सीईओ को मिलेगी वित्तीय और प्रशासनिक स्वतंत्रता, निष्पक्ष और साथ ही प्रभावी चुनाव कराने के लिए यह बेहद जरूरी है। इस बात का जिक्र इस लेटर में, इस पत्र में किया गया है। इसके साथ ही सीईओ के लिए अलग वित्तीय सलाहकार भी नियुक्त किया जाए फाइनेंशियल तौर पर अगर हम देखें, और सीईओ कार्यालय में 4 खाली पद जो हैं उन्हें भी जल्दी भरने का आग्रह इस पत्र के जरिए इलेक्शन कमीशन ने किया है। इसके अलावा अतिरिक्त सीईओ, संयुक्त सीईओ और उप सीईओ के ये 3 पद जो है वो इस वक्त खाली हैं और उनको भरने की बात कही गई। चुनाव आयोग से परामर्श कर खाली पदों को तुरंत भरा जाए, ये बात इलेक्शन कमीशन ने इस पत्र के जरिए बंगाल सरकार को लिखी है। लेकिन बंगाल में सीईओ कार्यालय की मौजूदा स्थिति क्या है, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं, जहां आपको बता दें कि गृह और पर्वतीय मामलों के विभाग के तहत ही ये इस वक्त अभी काम कर रहा है। प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी के अधीन ये विभाग है पूरा, जिसे अलग करने की बात की जा रही है। खुद सीईओ का दर्जा अतिरिक्त मुख्य सचिव के बराबर है, सीमित वित्तीय अधिकार के साथ ये काम करता है और इसको स्वतंत्र करने की बात की जा रही है कि इसकी अलग से बॉडी बनाई जाए। वित्त विभाग से एक छोटी सी स्थायी राशि पर ही इस वक्त ये पूरा जो विभाग है वो निर्भर है, पूरी वित्तीय और प्रशासनिक स्वतंत्रता भी इसके पास में नहीं है। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत सीईओ को विशेष अधिकार मिला हुआ है, पूरे देश में जो अलग अलग राज्य में सीईओ हैं। साथ ही चुनाव संबंधी सभी कार्यों की देखरेख करने का अधिकार उसके पास में है। चुनाव आयोग की निगरानी और दिशा निर्देशन में ही ये काम करता है।
लेकिन अभी फिलहाल अगर हम देखें तो ये राज्य सरकार के अंतर्गत आता है और पश्चिम बंगाल सरकार से पत्र लिखकर इसी को अलग और स्वतंत्र बॉडी बनाने की बात कही गई है। और इस पत्र के सामने आने के बाद ही सियासी घमासान इस वक्त शुरू हो चुका है, क्योंकि सीधे तौर पर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग के इस कदम का स्वागत किया है और कहा है कि राज्य में चुनाव आयोग स्वतंत्र तरीके से काम करेगा अगर इस बात को मान लिया जाता है। साथ ही आपको बता दें कि सत्ता पक्ष का चुनाव आयोग पर पक्षपात करने का भी आरोप इस वक्त है। जो वहां पर सत्ता पक्ष है वो इस वक्त तमाम आरोप लगा रही है और कहा जा रहा है कि मतदाता सूची में हेरफेर किया जा सकता है। हेरफेर करने का ये आरोप इस वक्त इलेक्शन कमीशन पर भी लगाया जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रसन्नजीत बख्शी इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अब प्रसन्नजीत, सीधे तौर पर देखें तो बिहार में तो इस वक्त एसआईआर को लेकर लगातार घमासान हो ही रहा है। पटना से लेकर दिल्ली तक विरोध की तस्वीरें हम देख चुके हैं, लेकिन अब क्या आगे आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में भी इसी तरीके की तस्वीरें नजर आएंगी? क्योंकि कोशिश तो यही की जा रही है कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव हो उससे पहले मतदाता सूची जो है उसकी जांच की जाए। नहीं, देखिए कृतिका, कोशिश जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि बंगाल में स्वतंत्र रूप में और एकदम जिसको कहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन बंगाल के लिए एक चुनौती है। बिल्कुल। और कई सालों तक इसके बारे में चर्चा है और इलेक्शन कमीशन का ये जो कोशिश है ये चुनाव को फ्री एंड फेयर करने की है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से पूरे कानून का रेफरेंस दिया गया है कि 1950 पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट की कौन सी धारा के तहत मुझे या क्या किसी को भी पता नहीं था कि बंगाल में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के ऑफिस को इस तरह से चलाया जाता था। ये चिट्ठी बाहर आने के बाद, ये 17 तारीख का चिट्ठी 22 तारीख को किसी न किसी तरह से हम पत्रकारों के पास तक पहुंचने के बाद इसके बारे में सबको पता चला है कि किस तरीके से बंगाल सरकार ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिस को चला रहा था पिछले इतने सालों से, चाहे वो वाम मोर्चे की सरकार हो चाहे वो तृणमूल कांग्रेस की सरकार हो जी। अब ये जो कदम उठाया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, ये चुनाव को पूरी तरह से फ्री एंड फेयर करने के लिए और अपने जो ताकत है वो ताकत पूरी तरह से आने वाले बंगाल के असेंबली चुनाव में इस्तेमाल किया जाए, इसके लिए किया गया है। और जो आप एसआईआर की बात कह रहे थे, एसआईआर जो बिहार में है, हमारे पास जो जहां तक खबर है कि बिहार खत्म होने के बाद पूरी तरह से बंगाल में भी इसका जो प्रक्रिया है वो चालू होने जा रहा है। लेकिन आपने जो सवाल पूछा है कृतिका जी, हमें थोड़ा आशंका है कि जहां तक तृणमूल कांग्रेस की राजनीति के बारे में हमें पता है कि बिहार में आरोप तो है, लेकिन बिहार में चुनाव आयोग ठीक तरह से काम करने के लिए उनके जो वहां पे जो माहौल है वो माहौल में काम कर पा रहा है। बिल्कुल। लेकिन बंगाल में काम कर पा रहा है पाएंगे कि नहीं, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर स्थिति को किस तरह से तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बिगाड़ने की कोशिश किया जा रहा है, इसके बारे में सोचना काफी जरूरी है कृतिका। इसके साथ ही प्रसन्नजीत, ये जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से पत्र लिखा गया है पश्चिम बंगाल सरकार को, क्या इस पर अभी तक किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से सामने आई है? कुछ नहीं, पहले तो इस पत्र को छिपाने की और दबाने की कोशिश किया गया था, जैसे मैंने अपने पहली वक्तव्य में बताया। बाद में जब ये पत्रकारों के हाथ पे लगा तो तब सबको पता चला कि ऐसे एक चिट्ठी 17 तारीख को लिखा गया था और 17 तारीख को बंगाल की चीफ सेक्रेटरी के पास पहुंचे हैं। उसके बाद इसके ऊपर क्या कार्रवाई किया गया था, क्या इसके बारे में सोचा गया था, पूरी तरह किसी को कोई मालूम नहीं है और सरकार की तरफ से पूरी तरह से चुप्पी साधा गया है। अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसके ऊपर तृणमूल कांग्रेस या सरकार की तरफ से किसी का कोई बयान आ जाए और उसके दबाव हमको डालने की पत्रकारों की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन अभी तक 17 से 23 तारीख इसके ऊपर कोई टिप्पणी सरकार की तरफ से नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर से जुड़े साथ ही इस पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिए। और चलिए अब रुक करते हैं हमारी तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण खबर का। रूस यूक्रेन संघर्ष हो या फिर इजराइल ईरान टकराव और अब भारत का ऑपरेशन सिंदूर, इन सब से एक बात तो बिल्कुल साफ हो चुकी है कि भविष्य का युद्ध वही देश जीतेगा जिसके पास सबसे आधुनिक हथियार और सबसे आगे की टेक्नोलॉजी होगी। आज जंग सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि तकनीक की भी है और तकनीक हर रोज बदल रही है।
यही वजह है कि दुनिया की हर बड़ी सेना अब पुरानी टेक्नोलॉजी को छोड़कर अगली पीढ़ी के हथियारों की तरफ तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और भारत भी इसमें एक कदम भी पीछे नहीं है। दो बड़ी तस्वीरों से भारत की रक्षा नीति एकदम साफ झलकती है। पहली तस्वीर MiG-21 जो पिछले 62 सालों से भारतीय आसमान का हिस्सा रहा और अब सितंबर तक पूरी तरह से रिटायर किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तस्वीर अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की, जिसे अब वायुसेना के बाद थल सेना में भी शामिल कर लिया गया है। दरअसल MiG-21 ने 1965 से लेकर कई जंगों में अपनी अहम भूमिका निभाई है, लेकिन अब वक्त है नए युग का, नई तकनीक का। अपाचे जैसे मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भारतीय सेनाओं को और ज्यादा घातक और ज्यादा सक्षम बना रहे हैं। यानी भविष्य की जंग के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। नई सोच, नई रणनीति और नई टेक्नोलॉजी के साथ करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे सेना की ताकत बढ़ाएगा अपाचे। तो जी हां, आगे आने वाले समय में सेना की ताकत बढ़ाता हुआ यह अपाचे नजर आएगा, जिसमें थल सेना में शामिल होंगे अपाचे ए की हेलीकॉप्टर और AH-64E अपाचे दुनिया का सबसे उन्नत अटैक हेलीकॉप्टर है, जिसकी तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और जब ये भारतीय सेना में शामिल होगा तो और मजबूत भारतीय सेना होगी। नए अपाचे को आसमान का टैंक माना जाता है, इसको आसमान के टैंक के तौर पर मानते हैं। और साथ ही सेना को 3 अपाचे गार्डियन हेलीकॉप्टर अभी तक मिल चुके हैं, लेकिन इसके बाद में 6 हेलीकॉप्टर के लिए 2020 में ये करार हुआ था, 3 मिल चुके हैं और आगे आने वाले समय में 3 अपाचे गार्डियन भी सेना को मिलने जा रहे हैं। पाकिस्तान से सटी सीमा पर इन्हें तैनात किया जाएगा। जोधपुर के नगटालाओं में सेना की ताकत को ये बढ़ाएगा आगे आने वाले समय में अपाचे गार्डियन। लेकिन इसके साथ ही अटैक हेलीकॉप्टरों में सबसे घातक है अपाचे। AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर में कई सारी खूबियां हैं, खासियत है, जिसमें अगर खासतौर पर हम देखें तो AN/APG-78 लोगियो रडार सिस्टम्स इसकी सबसे बड़ी खूबी है। एक साथ 128 टारगेट को ये ट्रैक करने में सक्षम है। 16 को अपना निशाना ये बना सकता है। फायर एंड फॉरगेट तकनीक से रडार को भी चकमा देने में यह अपाचे हेलीकॉप्टर सक्षम है। ये रडार को चकमा दे सकता है। इसके साथ ही हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले और साथ ही नाइट विजन से लेस है ये रडार और रात के अंधेरे में अचानक हमला करने में भी ये बखूबी सक्षम है और यही इसकी खासियत है। रात के अंधेरे में अचानक से हमला करने में ये सक्षम है। इसके साथ ही 30 मिलीमीटर M230 चैन गन 1 मिनट में 625 गोले दागती है। बख्तरबंद वाहनों और साथ ही बंकरों को ये गोले जो हैं वो भेज सकते हैं, इतनी इनमें क्षमता है, ताकत है। AGM-114 हेलफायर मिसाइल टैंक तबाह करने में भी ये हेलीकॉप्टर पूरी तरह से सक्षम है। 6 किलोमीटर की दूरी से ही टैंक को ये हेलीकॉप्टर अपना निशाना बना सकते हैं, तो सोचिए कि कितनी मजबूत होगी भारतीय सेना। इसके साथ ही आपको बता दें कि हाइड्रा रॉकेट और AIM-9 स्ट्रिंगर मिसाइलें भी खास हैं और ड्रोन से लाइव सेंसर फीड हासिल करने की भी क्षमता इस हेलीकॉप्टर में के पास में है। तो कई सारी इसकी खूब खासियत है। बेहद ही खास तस्वीरें इस वक्त अपाचे हेलीकॉप्टर की हम आपको दिखा रहे हैं और इसकी क्या कुछ खूबियां हैं, खासियत है, वो हम आपको बता ही चुके हैं कि ये दूर से ही टैंक पर वार करने में पूरी तरह से सक्षम है और साथ ही रडार से भी ये बचने में सक्षम है। तो ये इसकी खूबसूरती और तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अक्षय डोंगरे इस वक्त जुड़ गए हैं ताजा इस MiG-21 को लेकर और साथ ही अपाचे हेलीकॉप्टर को लेकर। अक्षय, एक तरफ जहां हम देखें तो MiG-21 को रिटायर किया जा रहा है सितंबर में, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अपाचे हेलीकॉप्टर जो आगे आने वाले समय में हमारी सेना को और मजबूत करेंगे। बिल्कुल देखिए कृतिका, 2 चीजें हैं, 2 अलग अलग वेपन सिस्टम्स है, क्योंकि हेलीकॉप्टर्स का रोल अलग रहेगा भारतीय सेना में। ये स्पेसिफिकली एविएशन जो भारतीय सेना का विंग है उसके लिए ऑपरेट करेंगे, क्योंकि पहले भी 22 जो अपाचेस आए थे वो भारतीय वायुसेना के लिए आए थे, इंडियन एयरफोर्स के लिए। उनका रोल अलग था, इनका रोल काफी अलग रहेगा और काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हमारे जो स्वदेशी हेलीकॉप्टर है जैसे कि रुद्र और ध्रुव, हालांकि वो सभी ऑपरेशन निभाने में सक्षम है, लेकिन अपाचे आने से उनका एक तरह से स्ट्रेंथ बढ़ेगी, क्योंकि एक ऑल आउट शील्ड, आप जिस तरह से हमने स्वदेशी S-400 की बात की जाए या फिर आकाश तीर की बात की जाए, सबको मिलाकर जिस तरह से हमने कंबाइंड एक वेपन सिस्टम बनाया था, उसी तरह से अपाचे को भी ध्रुव और रुद्र के साथ जोड़कर काफी एक एफिशिएंट सिस्टम बनाया जा सकता है। आपने ठीक कहा कि कई सारी खूबियां इसमें हैं। और अगर आपको एक रोचक बात मैं बताना चाहूँ तो तालिबान में
अमेरिकन एयरफोर्स के अपाचेस को शैतान बोला जाता था, क्योंकि इतना डर था वहां पर आतंकवादियों के मन में इस हेलीकॉप्टर का कि इसका नाम ही शैतान रख दिया गया था कि आतंकवादियों द्वारा। तो आप समझ सकते हैं इससे कि डर पाकिस्तान के अंदर भी है। इस तरह से जिस तरह से हम अपाचे और ज्यादा प्रोक्योर कर रहे हैं, 6 आने हैं, 6 आने थे, 3 आ चुके हैं और 3 और अभी आने बाकी है। अब इसकी इन्वॉल्वमेंट के बाद में देखा जाएगा कि क्या और जरूरत भारतीय जो सेना का जो एविएशन दस्ता रहता है, जिसमें हेलीकॉप्टर रहते हैं, उनमें और कितनी इसमें एक तरह से ताकत में वृद्धि होगी। दूसरी बात अगर MiG-21 की जाए तो MiG-21 आपने जैसे कहा कि 60 साल से ज्यादा से हम ऑपरेट कर रहे हैं और अब पिछले कई सालों से वो एक तरह से फेज आउट हो चुके हैं, ऑपरेशंस में नहीं है MiG-21 अब, क्योंकि उनके ऑपरेशन बिल्कुल वाइंड डाउन कर दिए गए। इनफैक्ट जो भारतीय वायुसेना का जो इंडियन एयरफोर्स डे मनाया गया था लखनऊ में, तब लास्ट टाइम MiG-21 ने मार्च पास्ट किया था। तो ये सभी काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रहे हैं। MiG-21 कई सारी वॉर्स में, कारगिल वगैरह में इन्वॉल्व रहा है, लेकिन अब टाइम आ गया था कि पायलट एक तरह से आउटडेटेड जो MiG-21 के सिस्टम है उसको फेज आउट किया जाए और तेजस को बिल्कुल अक्षय, क्योंकि अब जो समय है वो नई तकनीक का है और ये तकनीक हर रोज बदल रही है और ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि भारत भी इस तकनीक के साथ कदम से कदम मिलाए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो भारत इस वक्त एक एक कदम लगातार तकनीक के साथ आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, चाहे जंग के मैदान में हो या स्पेस सेक्टर में हो, हर तरफ भारत मजबूती के साथ अपने कदम बढ़ा रहा है। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।